डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी चाइना को माना। पनामा कैनाल में उन्होंने बोला है कि चाइनीज जो पोर्ट है उनको बोला है प्लीज गेट आउट। पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उनको सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के मिसाइल दे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे बात करेंगे कई सारे मुद्दों पर। सबसे पहले बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत एक बार फिर से। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और आप हमारे शो पर तशरीफ लेकर आए हैं। उमेश जी, कई सारे मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। 20 जनवरी फाइनली आ ही गई है और 20 जनवरी के फौरन बाद यानी कि 21 जनवरी को 20 जनवरी क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, जियोपॉलिटिकल इवेंट कहें, उसके बाद जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस फौरन बदलती हुई नज़र आएँगी और उसके राइट आफ्टर 20th जनवरी 21st जनवरी को जो क्वाड के मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स कहें, वो मिलने वाले हैं, जिसमें जापान की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब लोग वहाँ पर मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो चाइना है और पाकिस्तान, वो भी अपनी कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। और जो सी पैक का पार्ट 2 है, वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। प्लस चाइना जो है ईस्टर्न बॉर्डर में ड्रिल्स भी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो टनल था कश्मीर में, वो भी उसको खोला है। तो कई सारी चीज़ें हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? और दूसरी बात ये भी एक और बड़ा ये कि इंडिया जो है मेगा डिफेंस डील भी साइन कर रहा है, जो कि 1.5 लाख करोड़ की है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे इनको कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आएगा 20 जनवरी के बाद? देखिए, 20 जनवरी जो है उस दिन आप एक ही हफ्ता रह गया है इसमें। उसमें डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। उन्होंने अपनी कैबिनेट पहले ही डिसाइड कर ली है, ठीक है। वो अपना काम मेरे ख्याल से 2 महीने से कर रही है। भले ही उन्होंने शपथ नहीं लिया है, आप देखेंगे उस दिन जब वो शपथ लेंगे, तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकलेंगे। उस हुँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में क्या होगा वो देखना ज़रूरी है। दैट हाइलाइट विल बी दैट। सेकंड, क्वाड समिट हो रही है जनवरी 21st, एक दिन इमीडिएटली आफ्टर द स्वेरिंग इन। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड डेड हो चुका था बाइडेन रेजिम में, उसको रिवाइव किया जा रहा है। आपको मालूम है कि हमेशा अपना जो इलेक्शन कैंपेन अगर आपने देखा होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी चाइना को माना। अभी जैसे आपने देखा है कि पनामा कैनाल में उन्होंने बोला है कि चाइनीज जो पोर्ट है उनको बोला है प्लीज गेट आउट। ओके, नहीं तो सीधा उन्होंने पनामा को बोल दिया कि हम कैनाल अपने अंदर ले लेंगे। ग्रीनलैंड के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उधर भी उन्होंने बोल दिया अगर आप नहीं माने तो हम आपसे डेनमार्क से परचेज कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बोला है अपना कैंपेन में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अब आ गया है मेक अमेरिका सेफ अगेन। क्योंकि चाइना ने क्या किया है, साउथ अमेरिकन में अमेरिका में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है। वहां पे जितने भी आपने सोचा है लिथियम रिजर्व्स, जो अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिले है, वहां पे उन्होंने माइंस खरीद के रखी है। उनके पास ग्लोबल सप्लाई चेन का उनके पास सब चीज, they control the mines also, they control the refining also, and they control the recycling also. तो अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका को ग्रेट रहना है तो चाइना को नीचे करना जरूरी है। और इसके लिए क्वाड की समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनवरी 20 को जयशंकर साहब जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आगे मार्च या अप्रैल में जब भी क्वाड समिट होगी 2025, उसमें इंडिया होस्ट कर रहा है। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, यूएस प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है। तो एक क्वाड समिट बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, ग्राउंड वर्क ले किया जाएगा। आपने सेकेंड न्यूज बताई थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0। ये लोग क्या कर रहे हैं कि नाउ दे आर ट्राइंग टू डीपेन द कोऑपरेशन, जो अपनी उनकी जो कोऑपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली इसमें क्या होगा, जो रिन्यूएबल सेक्टर है, चाइना जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेगा रिन्यूएबल सेक्टर में करेगा। और भी इस तरह से सिक्योरिटीज और अदर इंस्टॉलेशन वो सब बनाने की कोशिश करेगा। आपको मालूम है $62 बिलियन ऑलरेडी चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है सीपेक 1 में।
और उन्होंने लास्ट मंथ उन्होंने ग्वादर पोर्ट का एक्सेस भी मांगा था, तो जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उनको सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के मिसाइल दे, जिसको हुँ, सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। अमर जी, आप ये सोचिए, अगर बाय चांस किसी कंट्री को अगर दूसरा कंट्री उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन चला देता है और उसकी सारी मिलिट्री फोर्स और सारा सिटी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेकेंड पूरे एक ही सेकंड में सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कंट्री उसका रिटेलिएशन कैसे करेगा? इसको बोलते हैं सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इसमें क्या होता है, आप सबमरीन में कहीं ना कहीं ओशन में एक सबमरीन आपका रहता है वहां पे, जिसमें मिसाइल सिस्टम रहता है और उस मिसाइल्स के अंदर न्यूक्लियर पेलोड होता है। जब आप उस कंट्री पे अटैक करते हो, जो उसकी वाइब्रेशन और रेडियो एक्टिव एनर्जी एमिट होती है, उसको कैलकुलेट करके ये सबमरीन से मिसाइल चलाई जाती है, जिसके कारण जिस कंट्री ने उस कंट्री पे मिसाइल चलाई है वो भी नेस्तनाबूद हो जाती है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। भारत ने एक कैपेबिलिटी नवंबर 2024 में हासिल कर दी थी। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो चाइना से मांग रहा है, चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने क्या किया, उनको बोला कि हम और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स के बाद मेरे हिसाब से पाकिस्तान विल बिकम द कॉलोनी ऑफ चाइना इन द नेक्स्ट फेज, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोई माली हालत ऐसी नहीं है कि वो लोन रीपे कर सकता है। ठीक है, 5-7 बिलियन डॉलर के लिए तो आईएमएफ के सामने भीख मांगता रहता है, और वो आईएमएफ उनको देता भी नहीं है। ठीक है, वो 60,000 करोड़ आईएमएफ से भीख मांगने जाता है। इतना तो हम कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही हमने हमने इन्वेस्ट कर देते हैं 1 साल में। और आपने देख ही लिया कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही सोनमर्ग का टनल उन्होंने इनॉग्रेट भी किया है। ठीक है, और जिसके कारण पहले जो 3 घंटे लगते थे उधर जाने में, अभी 15 मिनट लगेंगे। और वहां पे कश्मीर की आवाम को मालूम पड़ गया है कि प्रधानमंत्री भारत के साथ रहने में क्या फायदा है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे आप देखिए, कुछ ही दिनों में कुछ एक तरह से रेवोल्यूशन होगा। वहां की जो लोग हैं वो खुद बोलेंगे कि हमको इंडिया में जाके मिलना है। ये होने वाला है। जिस हिसाब से जो डेवलपमेंट इस साइड ऑफ द बॉर्डर एंड दैट साइड ऑफ द बॉर्डर में जब कंपैरिजन होगा, अपने आप ही लोग बोलेंगे वी वांट टू मर्ज विद इंडियन यूनियन। और पीओजे के मेरे ख्याल से कुछ ही सालों में आ सकता है, विदाउट फायरिंग अ बुलेट। यही एक रीजन है कि वी आर इन्वेस्टिंग मोर इन कश्मीर नाउ। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, वहां की लाइवलीहुड बढ़ा रहे हैं। और लोगों को समझ में आ गया कि उस उधर की आवाम को समझ में आ गया कि क्या किसके साथ रहने में प्रॉब्लम, किसके साथ रहने में फायदा है। फिर आपने न्यूज़ बोली थी कि चाइना बॉर्डर में, एलएसी के बॉर्डर में, वो वहां पे आज भी वो ड्रिल्स कर रहा है। और उस ड्रिल्स में उसने बहुत हाई जो बोलते हैं ड्रोन्स का यूज किया, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का यूज किया है। उसने एक तरह से जो बोलते हैं एक्सोस्केलेटन्स का यूज किया है, जो ह्यूमन ड्रॉइड जो बोलते हैं, सोल्जर्स हुँ, जो रिमोट से चलते हैं, उन सबको यूज किया है। इंडियन फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट। हमारा जो चाइना के साथ करार हुआ था उसके अंदर डिसएंगेजमेंट हुआ था, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। अभी भी आपने देखा है कि चाइना ने पाक आकाशी चीन में उन्होंने ऐसा ही वहां पे अक्साई चीन में वहां पे उन्होंने अभी 2 कॉलोनी बना दी है। ठीक है, वहां पे लोगों को रीसेटल करवा दिया है। और इस तरह से वो भारत के दावे को खारिज करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं भारत को अभी अलर्ट होने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि भारत और चाइना कभी दोस्त बन सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना और भारत हमेशा लॉगरहेड्स पे रहेंगे, हमेशा कॉम्पिटिटर रहेंगे। चाइना फियर्स इंडिया। और आपको ये भी जान के बता देता हूँ कि जुलाई में दलाई लामा 90 साल के होने वाले हैं। उस समय दलाई लामा का कौन सक्सेसर होगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक टैसल होने वाला है। सो वी हैव टू बी वेरी मच कॉशन। और हमें अपना जो जिस हिसाब से बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, ये शायद एक तरह से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइनल क्लैश विद चाइना अक्रॉस द बॉर्डर। वो होना ही है, क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती तो की नहीं जा सकती। तो जो भी क्या कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगी सॉरी इंडिया और चाइना के बीच में जो आप अनुमान लगा पॉसिबल, आपको तो वो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा।
अगर आप नहीं, सोच रेडी लिए रहना अलग बात है। नहीं, जो आपने एक प्रेडिक्शन की कैसा हो सकता है, तो क्या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा? पॉसिबली है, क्योंकि अब आप देखिए कि चाइना के अंदर इकोनॉमी खराब हो रही है और दलाई लामा का इश्यू आएगा। दलाई लामा का इश्यू वेरी इमोटिव इश्यू है। तिब्बत हुँ, में मेरे ख्याल से कुछ लाख, बहुत 70 से 80 लाख लोग रहते हैं उधर। और हुँ, आज भारत के अंदर दलाई लामा है, वो अभी 90 साल के हो जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं सक्सेसर तो ढूंढना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर इंडिया ने वहां पे इंटरफियर किया, मतलब आप उन्होंने दलाई लामा को सपोर्ट किया, चाइना इसको बोलेगा कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स। तो कहीं ना कहीं उसको अपना एक तरह से बोलते हैं ना कि अपना सुपीरियोरिटी दिखाने का उसको एक तरह से फोर्स किया जाएगा कि वो कुछ ना कुछ करेगा। तो भारत की फोर्सेस को रेडी रहना पड़ेगा। भारत हुँ, को अपने जो भी डिफेंस सिस्टम्स है, जो भी चीजें, वी शुड बी कॉम्बैट रेडी ऑल द टाइम। चाइना के हुँ, साथ अब कोई दोस्ती हो नहीं सकती। क्लैश होना ही है, कभी भी हो सकता है, कोई भी कारण से हो सकता है। ठीक है। और आपने जैसे बताया कि भारतीय गवर्नमेंट अभी 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन करने वाला है। जो 26 एयरक्राफ्ट है, जो आईएनएस विक्रांत के लिए लेने हैं, वो रफाल के साथ मेरे ख्याल से करार हो जाएगा। हुँ, उसके बाद 3 सबमरीन्स भी लेने वाले हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ एआई समिट के लिए फ्रांस में जाने वाले हैं। और एक चीज है, भारत ने इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स है, फिर और भी डिफेंस सिस्टम्स है, वो ले रहे हैं। हुँ, तो एक तरह हुँ, से भारत भी रेडी है। जी, तो अंबर जी, इस सब चीज में एक चीज देखिए क्या है कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना। चाइना के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत क्वाड को रिवाइव कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर क्वाड रिवाइव हो रहा है। सीपेक सीपेक में कोऑपरेशन डीपन हो रहा है। फिर बाद में आपने ये भी देखा कि जो कश्मीर में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश आ रहा है। और भी हुँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे टनल्स है, जिसके कारण टूरिज्म नहीं, रैपिड हुँ, डिप्लॉयमेंट ऑफ आवर आर्म फोर्सेस वो भी जल्दी हो जाएगा। अब हुँ, आपने ये भी देखा कि चाइना ने वहां पे सेटलमेंट चालू कर दिए हैं, अकासी चिन में, अक्साई हुँ, चिन में। ठीक है। फिर आपने अभी ये भी देखा है कि भारतीय गवर्नमेंट इमीडिएटली 1.5 लाख करोड़ का एक्विजिशन कर रहा है। तो कहीं हुँ। ना कहीं ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयारी है। ये कब होगा हमें नहीं मालूम, बट वी हैव टू बी कॉम्बैट रेडी। और हमें वो पोस्टर दिखाना जरूरी है। आई टू एन आई, अ मैच टू अ मैच, उससे हो सकता है। चाइना के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिए बस। लेकिन चाइना के साथ दोस्ती तो नहीं होती या ये कह सकते हैं कि चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल तय है और बात पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ भारत चाइना के साथ रिश्ते भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस पूरे रीजन में जिस तरह से जो और ताकतें हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत है, चाइना है या फिर हम रशिया को भी ले लेते हैं, तो ये बड़े ताकत के रूप में जो आने वाले समय में या जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं उनको टक्कर देने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनको भी ड्रैग करने की कोशिश और अब देख रहे हैं हम रशिया, चाइना, भारत रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नज़दीक आने की एक कोशिश एक हल्की-सी नज़र आ रही है। तो इस मूव पे आप क्या कहते हैं भारत की? ये क्यों देखिए, ऐसा हो रशिया और भारत का कोऑपरेशन बढ़ता ही रहेगा। हुँ, बट रशिया और चाइना का कोऑपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि चाइना इज मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया नाउ फॉर ऑल इट्स रॉ मटेरियल्स। हुँ, भले ही आप फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर देख लीजिए। हुँ, बट आपने देखा है कि ब्रिक्स के अंदर जो प्रोग्रेस होना था, वो हुँ, खत्म हो चुका है। अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है ब्रिक्स की कॉमन करेंसी का। हुँ, तो इसमें मेरा मानना है कि भारत एक तरह से एक टूल है, जिसके कारण चाइना अपना खुद का ये चाइना ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं कर पा रहा। नहीं तो हुँ, ब्रिक्स करेंसी के द्वारा चाइना युआनाइजेशन प्रमोट करने वाला था। ओके। और सेकंड, आप ये भी दो नोट करिए कि रशिया भी चाहता है कि इंडिया चाइना को टक्कर दे, क्योंकि रशिया भी अपने सारे बेट्स चाइना के ऊपर नहीं लगाना चाहता। उसको उन्होंने भारत को एक ऑप्शन लेके रखा है। आप ये भी भूल गए कि ताइवान के साथ हमारे कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं। ठीक है। और ताइवान ने अभी आपने ये भी सुना होगा कि ताइवान ने खुद का एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, जिसकी हुँ, रेंज है 2000 किलोमीटर। वो डीप इनसाइड चाइनीज टेरिटरी स्ट्राइक कर सकता है।
उसका मास स्केल प्रोडक्शन भी होने वाला है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत हद तक इंडियन इंजीनियर्स ने वहां पे इन लोगों की हेल्प की है, ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि ताइवान ने अभी इंडियंस के लिए एक तरह से सिंप्लीफाइड वीजा रिजीम भी निकाला है, ठीक है। जी, बात और फॉक्सकॉन है जो ताइवानीज कंपनी है, वो भारत के अंदर एप्पल के फोन्स बना भी रही है। और सुनने में आया है कि चाइना जो फॉक्सकॉन में काम करते हैं उन लोगों को भारत आने नहीं दे रहा है, ठीक है। और भारत में जो चाइनीज वर्कर्स फॉक्सकॉन के एम्प्लॉयज है उनको वापस बुलाया जा रहा है। और बहुत सारी मशीनरी जो भारत भेजनी थी उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से बैन लगा के रखा है अनऑफिशियली। तो भारत तो चाइना को मालूम है कि भारत आगे उसका एक कॉम्पिटिटर बन सकता है, उसका जो सप्लाई चेन है वो भारत बन सकता है, तो इसके लिए वो सारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत और चाइना के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो होने वाला बहुत कम होगा, बट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू बढ़ते जा रहे हैं हम। बट अभी क्या है, हम अपना टाइम बाई कर रहे हैं, ओके। चाइना प्रिपरेशन कर रहा है, उसको फर्स्ट लेना है ताइवान को। और आपने देखा है कि जनवरी 1 को जो डिक्लेरेशन आया था, शी जी। जिनपिंग ने क्लियर कट बोल दिया है कि ताइवान स्टेट में दोनों देश है आपस में एक हो ही जाएंगे। दे बिलोंग टू अ सेम शेयर्ड बॉर्डर, शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड रेस्पेक्ट। मतलब उन्होंने सब चीज बता दिया है, उन्होंने वेरी क्लियर कर दिया, लेकिन राइट। ताइवान ने भी उसका पूरा रिबटल दिया था क्लियरली उन्होंने कहा कि पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और ये सारी चीज़ें और अब चाइना जो है सॉरी ताइवान जो पूरी तरह से खुद को मिलिटरली भी स्ट्रेंथन कर रहा है, पूरी तरह से तैयार है चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन के लिए। तो इतनी आसानी से तो ताइवान को टेक ओवर वो नहीं कर पाएगा या रीयूनिफिकेशन सो कॉल्ड जो है। देखिए कॉड को बनाया किसके लिए जा रहा है, कॉड को वापस रिवाइव क्यों किया जा रहा है। जनवरी 21 को आपने मैंने जैसे बताया है कॉड सबमिट हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर उधर जा रहे हैं, तो कहीं हुँ, ना कहीं कॉड को रिवाइव किया जाएगा। आपको मालूम है कि जापान और ताइवान के बीच में भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और यूएस ने कितने सारे आर्म्स अभी ताइवान को ताइवान को बेचे भी हैं, उनको एड बिल्कुल, में भी दिया है। तो एक बिल्कुल। तरह से ताइवान को लेने नहीं देगा अमेरिका। अमेरिकन वॉरशिप्स अभी वहां पे तैनात रहेंगे, जो मेरे हिसाब से वो जापान में कहीं पे उनके बेसेस है, वहां हुँ, पे ओकिनावा बेस है शायद, उधर वो लोग तैनात हैं। उनकी 7th फ्लीट, बहुत सारी जो भी नेवल फ्लीट्स है, दे आर हुँ। देयर टू प्रोटेक्ट ताइवान। और एक तरह से चाइना भी ये नहीं चाहेगा कि अभी वो ताइवान पे अटैक करे, अगर उसका मिलिट्री कॉस्ट ज्यादा होता है, उसकी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, तो वो ये एडवेंचर नहीं करेगा। बट मैंने क्या बोला आपको, वी हैव टू बी रेडी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीपर कोऑपरेशन हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया है ताइवान के ऊपर, आपने देखा ही है कि ताइवान के साथ भारत का भी डीप इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है, यूएस भी अलाउ नहीं करेगा। तो ये एक तरह से वी हैव टू बी रेडी, और भारत ने सारे मेजर्स ले रहे हैं। और लुक इस पॉलिसी में आपने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम इंडोनेशिया को बेचने वाले हैं $450 million में। वियतनाम रेडी है हमसे मिसाइल्स लेने के लिए, उससे भी बात कर रहे हैं कि $700 million में वो भी रेडी है। और एक चीज है, एक और एक न्यूज आ सकता है कि भारत अपने आकाश मिसाइल सिस्टम शायद फ्रांस को भी भेज सकता है। ये न्यूज आ रही है क्योंकि फ्रांस ने भी बोला है कि दे आर इंटरेस्टेड इन द इंडियन आकाश मिसाइल सिस्टम में। तो बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं 20 तारीख के बाद, एक्साइटिंग भी है, डिस्टर्बिंग भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। और इसको केयरफुली एक तरह से बहुत सारे, और ये सब इवेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। यही मेरा मानना था, इसके लिए मैंने ये सारे टॉपिक साथ में दिए। देखिए उमेश जी हमने इन सारे जो डेवलपमेंट्स है उस पे चर्चा की और सारी चीज़ें समझ में भी आ रही है। लेकिन अगर हम भारत की पॉलिसी की बात करें, भारत इन सारी डेवलपमेंट्स को लेकर कितना तैयार है? क्या पॉलिसी भारत की है इस पूरे उसमें अगर हम इसको समझ पाएँ? सिंपल है कि भारत का पॉलिसी है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम वहीं पे जाएंगे। अभी हमारा इंटरेस्ट ये है कि यूएस के साथ अलाइन होने में हमारा फायदा है। भारत हुँ, इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, और इस पॉलिसी के अंदर जिसमें हमको फायदा है हम उधर ही करेंगे। और जहां पे बातचीत करनी है हम उधर साथ में हैं। पर जरूरी नहीं है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करेंगे।
बातचीत करेंगे, उनसे देखेंगे हमारा क्या फ़ायदा है, अमेरिका क्या ऑफ़र करता है हमको, तब भारत हुँ, कहीं पे उतरेगा। भारत ऐसा नहीं है कि यूरोप के जैसे कि अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व करने के लिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो जाए और यूरोप रिसेशन में चले जाए। भारत ये काम बिल्कुल ही नहीं करने वाला। अगर उसकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है, भारत विल नॉट गेट इंटू एनी कॉन्फ्लिक्ट। वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है और ये एक बेहतर चीज़ है। जी, बिल्कुल और बिल्कुल सही आपने कहा है कि भारत बहुत ही सतर्क तरीके से इस पे पूरा अपनी आगे बढ़ रहा है और जो भी पॉलिसी है, वो बहुत ही सतर्कता से अपनाई हुई है। क्योंकि चाहे हम चाइना की तरफ से देखें या फिर बांग्लादेश की तरफ से देखें, भारत को कहीं न कहीं उकसाने की साज़िश है और भारत बहुत ही सतर्क मोड में इस वक़्त नज़र आ रहा है क्योंकि किसी भी प्रेशर में आकर इस तरह का कोई भी एडवेंचर भारत करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और ऐसे में इस तरह की कन्फ्रंटेशन में आना हम नहीं चाहेंगे क्योंकि बांग्लादेश या कोई और पाकिस्तान या कोई और करना चाहे, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हम इस वक़्त इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ सकते और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार ये बात कही है कि आजकल का जो दौर है, वो वॉर का दौर नहीं है और बातचीत से मसलों को हल किया जा सकता है। तो भारत उसी पॉलिसी पे चल भी रहा है आगे। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस आज की चर्चा में बनने के लिए। धन्यवाद। जय जय श्री हिंद, राम। जय श्री राम।